नमस्कार। वेलकम टू द रैंक स्टेट। मैं हूं संजय सुमन और आप सबों का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने त्रिघात समीकरण और चतुर्घात समीकरण के बारे में पढ़ा कि कैसे हम लोग त्रिघात समीकरण और चतुर्घात समीकरण को हल करते हैं, किस तरह से गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हम उसे फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। आज के वीडियो को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा ये क्लास 10th का सिलेबस है, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि युगपत समीकरण के बारे में पढ़ते थे। और इस वीडियो में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इन तीनों ही के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज। जैसा कि हमने कहा कि इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि पहले मैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ूं तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। क्यों कहते हैं इसको लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है ना उसका घात कितना है, एक। घात मतलब पावर, तो पावर कितना है, एक है, और इसी एक के कारण इसको कहा जाता है लीनियर। ओके, तो अब कुछ है इसका गुण जो कि हम यहाँ पे लिख दें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। केवल कितना हल होता है, एक हल होता है। और एक चर वाले रैखिक समीकरण जो ग्राफ है ना वो एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा का मतलब है स्ट्रेट लाइन, एस टी डॉट मतलब स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है और इसका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा होता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि ग्राफ एक चर वाले रैखिक समीकरण का कैसा होता है। तो यहाँ पे चार संभावनाएं होती है ग्राफ का, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं ड्रॉ करूं चार केस में से पहला केस, तो ये है वो पहला केस जिसका ग्राफ आप देख रहे हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसका ग्राफ है नंबर 1 में। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर माइनस बी बाई ए पर कट कर रहा है। दूसरा जो ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी का, और यहाँ पर आप देखो कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को ही b बाई ए पर कट करता है यानी इंटरसेक्ट करता है। तीसरा ग्राफ है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी का, और चौथा ग्राफ है ए वाई माइनस बी का। ये सब रिलेटिवली ज्यादा इजी है। तो आप देखिए कि चार ग्राफ पॉसिबल है जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है। अब गौर करो तो ये ग्राफ जो है या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है या तो एक्स एक्सिस से कट करेगा, नहीं तो वाई एक्सिस से कट करेगा। तो इन सब बातों को यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं कि लीनियर एक चर वाला रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है नंबर 3 में लिख लिया जाए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक्स एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल है ना, या फिर वाई एक्सिस के समांतर होता है। या तो एक्स एक्सिस के समांतर होता है या फिर वाई एक्सिस के समांतर होता है, यहां पर आप देख चुके हैं ना। तो या फिर एक्स एक्सिस को कट करेगा, नहीं तो वाई एक्सिस को कट करेगा। आगे हम लोग इस बात को लिखे हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हो। इसके बारे में हमने थोड़ा सा वीडियो आपको बनाया भी है। दो चर वाले द्विघात समीकरण से पहले एक घातीय समीकरण के बारे में जहां पर पढ़े थे वहां पर, यहाँ अगर मैं पढ़ूं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है और इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ करिए। चार पॉसिबिलिटी है, ये हमने चारों आपके सामने रखा है और इसका ग्राफ भी हम लोग इंस्टेंटली ही बनाएंगे।
अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं पिछले वीडियो में समझा भी चुका हूँ, आप चाहो तो पीछे देख सकते हो। मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 21 - 4, सो एक्स का वैल्यू फाइनली आ गया 17। ये एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है क्या या निगेटिव है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ x इक्वल टू 17 जहां होगा वहां से होकर पास करेगा और y एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर x का वैल्यू होगा 17। ये अपना x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पर ऑरिजिन हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है x + 4/3 इट इज इक्वल टू 7 का, इसका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ऑरिजिन से दाएं तरफ, निगेटिव आता है तो बाएं तरफ, y का वैल्यू अगर और पॉजिटिव आता है तो ऑरिजिन के ऊपर, और अगर निगेटिव आता है तो नीचे हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ आप देखो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 के बराबर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4/3। अब x का वैल्यू कहाँ क्या आ गया निगेटिव। अब इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑरिजिन के बाएं तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ऑरिजिन के बाएं तरफ, जहां पर ये वैल्यू ऐसा दिखेगा आपको। तो ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, तो x का वैल्यू यहाँ होगा आपका -4/3। समझ में आ रहा है बात, कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ऑरिजिन से दाएं, और निगेटिव आता है तो ऑरिजिन से बाएं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो यहां से 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 - 1, सो 4y का वैल्यू कितना आ गया 6। ना y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/4, 2 से कैंसिल करने के बाद 3/2। अब y का वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो कहाँ शिफ्ट करेगा बताइए आप लोग, तो डेफिनेटली ऑरिजिन के क्या करेगा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, यानी इसका ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से ऊपर ड्रॉ होगा, ये इस तरह का, इस तरह का ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है, तो आप कह सकते हो कि ये ग्राफ है 4y + 1 इट इज इक्वल टू 7 का, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि y का वैल्यू 3/2 आया ना फाइनली, तो 3/2 का, क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट है वो कितना लिखेंगे 3/2, तो y का वैल्यू 3/2 है। ये अपना x एक्सिस, ये ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु, और ये है आपका y एक्सिस। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ भी क्या करिए, आप y का वैल्यू निकालिए। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कोना कोनी गुना करता हूँ, ये 0 हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा -1 और y का वैल्यू -1/3। अब आप देख रहे हो कि y का वैल्यू क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऑरिजिन से नीचे बन जाएगा और x एक्सिस के पैरेलल भी होगा। आप देख रहे हो, या तो x एक्सिस के पैरेलल आता है, नहीं तो y एक्सिस के पैरेलल। तो इस बार जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल तो होगा मगर वो नीचे लाई करेगा, ऑरिजिन से नीचे लाई करेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पर, तो ये y का वैल्यू होगा -1/3। पूछे कि ये स्ट्रेट लाइन कौन सा है, तो आप चाहो तो इसका पूरा नाम लिख सकते थे, जो कि शुरू में गिवन है। क्या गिवन है, तो 3y + 1/2 इट इज इक्वल टू 0, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू -1/3 का ग्राफ है। इस तरह आप सॉल्यूशन में देख लिए और सबका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए। अच्छा, इन सब के अलावा थोड़ा सा और एक नोट है जिसको जानना आपको जरूरी है। ये बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर कभी ये पूछा जाए कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये क्या है, x एक्सिस का इक्वेशन है। और अगर कुछ पूछे कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, y एक्स का समीकरण क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 0। और कभी ऐसा हो जाए कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट मानना पड़ जाए, तो हम लोग या तो x, 0 मानते हैं, नहीं तो -x, 0 मानते हैं। दोनों में से कोई मानेंगे, मगर आप x, 0 को मान के चलो, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर निगेटिव आना होगा x का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कभी y एक्सिस पर पॉइंट मानना हो, कोई बिंदु मानना हो, पॉइंट मतलब बिंदु है ना, कोई अगर बिंदु मानना हो y एक्सिस पर, तो या तो 0, y मानेंगे या फिर 0, -y मानेंगे। पर आप कौन सा मान के चलोगे, 0, y। अगर निगेटिव आना होगा ऑटोमेटिक
आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने सीखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्राफ कितने तरह से बन सकता है और उसका सॉल्यूशन कितना होता है, और थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन कि जो इसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के समांतर होता है या फिर वाई एक्सिस के समांतर होता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक हल संभव है। ओके, तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल था, एक हल। अब अगर हम बात करें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि आप देखो एक्स के भी पावर में एक है, वाई के भी पावर में एक है, दोनों ही स्थिति में घात यानी पावर कितना है, एक है। और इसमें चर कितना है, तो इसमें दो चर है, कौन कौन सा, एक एक्स है और एक वाई है, और इसीलिए इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक घात होने के कारण इसका नाम क्या है, रैखिक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इसका नाम हो गया। अब आप जानते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या क्या इसका गुण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर 9x प्लस 4y इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। अब इसकी खास बात क्या होती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के लिए सीमित हल होता है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है कि 2 सॉल्यूशन होगा, 3 सॉल्यूशन होगा, 5 सॉल्यूशन होगा, उसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि रियल नंबर के लिए यानी कि वास्तविक संख्या के लिए कितना हल होगा, तो अनंत हल होता है, यानी कि इनफाइनाइट हल होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया है, ये अगर मैं आपको समझा दूं एग्जाम्पल से होकर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया x प्लस वाई बराबर 3, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है, तो आप मुझे बताइए कि इसका कितना हल संभव है। तो आप जानते होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जब हल करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से y का वैल्यू 3 माइनस एक्स लिख लेते हैं। अपने मन से x का वैल्यू आप पुट करते जाइए जो कि एक नेचुरल नंबर हो ऐसा। तो नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, एक से, तो x का वैल्यू हम लोग एक रखा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। ये दोनों ही मान संभव है। ओके, x का वैल्यू आप 2 रखोगे, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी ये भी संभव है। x का वैल्यू आप 3 रखोगे, y का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 3 0। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये मान जो है नंबर थर्ड वाला ये संभव नहीं है। तो कितना हल हो गया, केवल 2 हल, इसके आगे हल संभव है ही नहीं। ठीक है, तो कितना हल हुआ, केवल 2 हल। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि x और y जो है ना ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है, अब मुझे बताइए कि इसका कितना हल संभव है। तो अब इसका अनंत हल संभव है। कितना हल संभव है, अनंत हल, क्योंकि पुनः आप x का वैल्यू क्या करोगे, y का वैल्यू कितना लिख लोगे, 3 माइनस एक्स। अब x का वैल्यू आप कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आप कुछ भी रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं। y का वैल्यू 3 माइनस -5 यानी ये 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अब आप 0 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि पूर्णांक में सारा आता है, तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू आप चाहो तो 10 रख सकते हैं, y का वैल्यू 3 माइनस 10 बराबर -7 हो जाएगा। और इस तरह से कितने हल किए सकते हैं, तो अनंत हल किया जा सकता है, अनंत हल संभव है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यही बात हमने कहा कि जब प्राकृत संख्या पर हम लोग कहते हैं हल, तो कितना होता है, सीमित हल होता है, फिक्स्ड सॉल्यूशन आता है, 4 सॉल्यूशन हो जाए, 5 सॉल्यूशन हो जाए, 2 सॉल्यूशन हो जाए, 1 सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वास्तविक संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए कितना सॉल्यूशन संभव है, तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। इसी का स्थान पर मैं आपसे पूछूं जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कितना हल होता है, तो केवल एक हल होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कितना हल संभव है, अनंत हल भी संभव है और सीमित हल भी संभव है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ के बारे में बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है
उनका ग्राफ भी एक सरल रेखा होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, और आप ये डिफरेंस देखकर भी पहचान लोगे कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है या दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है। आपके सामने है, आप यहाँ पर देखें कि इस ग्राफ में जो पहला ग्राफ है, इस ग्राफ में ये ग्राफ y अक्ष के क्या है, पैरेलल है, और ये ग्राफ केवल और केवल x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। किसको? x अक्ष को, यानी कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को, x अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है और y अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आप जानिए कि ऐसा कोई ग्राफ जो केवल एक अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो, वो ग्राफ किसका होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है। और अगर दोनों अक्ष को प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या कहते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। तो ये दोनों ही पहचान है, यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वाई एक्सिस के। यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है, वाई अक्ष के पैरेलल में है, यानी वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है, और यहां पर आप देखो ये समांतर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्या कर रहा है, उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही बात मैं लिखा हूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है या तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या फिर वाई अक्ष को करता है। जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है ना, वो एक ही बार में दोनों ही अक्ष को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि प्रतिच्छेद करता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आप ग्राफ देखकर भी पहचान पाओगे कि ये जो ग्राफ है वो किस समीकरण का है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का है या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। अगर मैं आपसे कहूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कितने प्रकार का होता है, वो भी आप दिखा दीजिए। तो ये देखिए आपके सामने है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ में केवल चार संभावनाएं हैं, चार संभावनाएं हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर, दूसरा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर हर हाल में क्या हो रहा है कि दोनों ही अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। बस आपको पहचानने आना चाहिए कि एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कौन सा है और दो वेरिएबल वाला का। अगर दोनों अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा हो यानी कि दोनों वेरिएबल का है, और अगर केवल एक अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो तो एक वेरिएबल का है। फिर भी अगर जानना हो कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखाता हूं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूं और आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे हमने चार इक्वेशन लिया है, आपसे कह रहा हूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये चार इक्वेशन है, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। ओके, तो अगर आप मुझे चारों का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ये ग्राफ ड्रॉ करना बेहद ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप वो पॉइंट जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। अब मैं बताऊं कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेजर पॉइंट क्या है। अगर मैं नंबर 1 को यहां सॉल्व करता हूं तो आप ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, अपने पास जो समीकरण दिया हुआ है ना, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के में x का मान 0 पुट कर दो। x का मान क्या करो, 0 पुट कर दो, तो वहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट कौन सा आ गया, 0,4। और पुनः क्या करना है अगली बार कि y का वैल्यू 0 पुट कर लेना है, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी पॉइंट कितना आ गया, 4,0। हम लोग को एक्चुअली करना क्या है कि दोनों ही एक्सिस का पॉइंट निकाल लेना है। तो पहला पॉइंट कौन सा आया, 0,4, तो यहां कहीं पॉइंट होगा 0,4। ये मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि y एक्सिस पर x का मान हमेशा ही 0 होता है, और इससे पता चल गया कि ये पॉइंट कहाँ का है, तो ये पॉइंट y एक्सिस पर का है। और ये कैसे पता चलेगा कहाँ का पॉइंट है, तो यहाँ पर है y का वैल्यू, ये x अक्ष का पॉइंट है, x अक्ष पर हमेशा ही y का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे y x जो है वो +4 है, इसीलिए 4,0 होगा। एक बार अगर ये मिल गया
तो आप क्या करिए, दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यही ग्राफ क्या कहलाएगा, यही ग्राफ आपका कहलाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जहां पर ये आप देख पाएंगे, जैसे ये किसका ग्राफ है, तो नंबर 1 का x प्लस वाई बराबर 4 का ये ग्राफ है। ठीक है, ये आप देख पाए। अगर मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करूं कि दूसरा ग्राफ कैसा होगा, तो आप दूसरा समीकरण को हल करें। दूसरा समीकरण कितना दिया हुआ है, आप ये देख लिए, ये दूसरा ग्राफ बना रहा हूं यहां पर। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखो तो x माइनस वाई बराबर 0। आपको हर बार यही करना है, क्या करना है, एक बार x का माइनस x का वैल्यू जो है वो 0 पुट कर लेना है। तो 0 माइनस वाई बराबर, ये कितना दिया हुआ है, 3 ना, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और यहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। अब y का वैल्यू एक बार 0 पुट कर लीजिए, तो यहां पर से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन कौन सा पॉइंट आ गया, ये अपना हो गया x एक्सिस, ये अपना हो गया y एक्सिस, यहाँ पे आपका ओरिजिन आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है, तो x बराबर 0, y बराबर -3, नीचे का पॉइंट होगा 0, -3। अगला पॉइंट कौन सा है, y बराबर 0, x बराबर 3, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा x बराबर 3, y बराबर 0। पहले x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का वैल्यू लिखते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ये स्ट्रेट लाइन भाई किसका ग्राफ है, तो मैं कहूंगा x माइनस वाई बराबर 3 का ग्राफ है। बस इतना ही हमेशा करना है, एक बार x एक्सिस का पॉइंट लेना है, एक बार y एक्सिस का पॉइंट लेना है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाऊं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो नंबर 3 था अपना इक्वेशन कौन सा, नंबर 3 इक्वेशन दिया हुआ था 3x प्लस 2y बराबर 6। इसमें भी यही करना है, आपको क्या करना है, x बराबर 0 पुट कर लेना है, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 6। सो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6, y बराबर कितना हो गया, 3, पॉइंट कितना आ गया, x बराबर 0, y बराबर 3। अब क्या करना है, तो y का वैल्यू 0 पुट कर लेना है, हमेशा इसी तरह से पुट करना है, y का वैल्यू 0। अगर हम पुट करते हैं तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इट इज इक्वल टू 6। सो 3x का वैल्यू 6 हो जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 6/3 यानी 2। पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2,0। एक बार अगर दोनों ही एक्सिस का पॉइंट मिल जाए, तो आपको साधारण क्या करना है, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है, फिर आपको यहाँ दिखा देना है x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और यहाँ हमने दिखाया ओरिजिन। अब आप कोऑर्डिनेट को लिखो, ये वाला पॉइंट कहाँ का होगा, x अक्ष का होगा। कैसे पता चल रहा है x अक्ष का, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट कौन सा है, 2,0, ये हमने दिखा दिया। ये कौन सा पॉइंट है, ये y अक्ष का पॉइंट है, y एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,3 है, x का वैल्यू 0 है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों पॉइंट को स्केल के हेल्प से ज्वाइन कर लेना है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपका 3x प्लस 2y बराबर 6 का है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 4 में है। नंबर 4 है आपका 4x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 20। 4x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 20। पुनः यही करना है आपको, एक बार आपको पुट करना है x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 4 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 20। सो माइनस 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, और इस तरह से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। तो कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, 0, -4। अब अगेन आपको पुट करना है y इक्वल टू 0, तो आप ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इंटू 0 इट इज इक्वल टू 20। नाउ 4x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 5। कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, 5,0। एक बार अगर दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, तो आपको x एक्सिस ड्रॉ करना है, y एक्सिस ड्रॉ करना है। ग्राफ बनाने से पहले आप हमेशा x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन को दर्शा दें। दर्शाने के बाद आप देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या आया है, तो एक कोऑर्डिनेट आया है 0, -4। कहाँ का होगा, यहाँ का पॉइंट 0, -4। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि और निगेटिव में है, ओरिजिन से इधर आ जाएगा। और ये पॉइंट है 5,0। दोनों अगर पॉइंट मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन लीजिए और स्केल लीजिए, और दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका है, ये इक्वेशन है आपका 4x माइनस 5y बराबर 20 का।
तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या आ गया आपका कि ग्राफ हमने ड्रॉ करना आपको बता दिया। हमेशा ही यही करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करेंगे और दोनों पॉइंट को जोड़ करके मिला दीजिए आप। तो ये था ग्राफ ऑफ किसका, तो ये था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हम लोग सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर मुझे 2 4 5 सॉल्यूशन कभी पूछ दे तो किस तरह करते हैं। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। मान लीजिए हमने क्वेश्चन पूछा है कि आप इसका सॉल्यूशन करके दिखाइए, 3x + 4y इट इज इक्वल टू 12। इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि x और अगर ये कहा हुआ हो कि x और y रियल नंबर हो तो इसका कितना सॉल्यूशन संभव है, अनंत सॉल्यूशन संभव है। आप क्या करोगे, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ से 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 - 3x, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 - 3x अब बट्टा कितना 4। ठीक है, अब आप क्या करना है कि आपको बारीकी से x का वैल्यू अपने मन से पुट करते जाना है। यहाँ पर बोला है कि कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो आप आसान सा वैल्यू रखे, तो हमने रख दिया 0। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 - 3 × 0 डिवाइडेड बाय 4, और ये आपका 3 आ गया। तो एक सॉल्यूशन आ गया। अगर आपसे पूछे कि आप 3 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन पूछे, x का मान हमने 1 रख दिया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 - 3 × 1 बाई 4, ये आपका हो जाएगा 9 3 12 9/4। इसी प्रकार से आप x का वैल्यू 1 2 3 4 जो मन हो आप रखते चाहिए, और आप रखोगे तो ये आपका वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है y का आते जाएगा। और आप देख रहे हो कि x का वैल्यू जो है वो तो इंडिपेंडेंट है नहीं, और y का वैल्यू क्या है, x पर डिपेंड करता है, और इसीलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और y क्या है, ये डिपेंड करता है, तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा, हमने 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी कि युगपद समीकरण के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, मेनली रूप से हम लोग को युगपद समीकरण पर ही फोकस करना है। तो ये है युगपद समीकरण या फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। युगपद समीकरण भी इसी को कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म भी इसी को कहते हैं। अगर इंग्लिश बोले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर सिंपली इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है a1x + b1y + c1 = 0 where a1, a1, b1 cannot be 0 simultaneously, a2, b2 cannot be 0 simultaneously। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है कि 3x + 4y + 5 = 0 लिखिए, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन को साथ में लिख दिए तो क्या कहलाएगा, वो युगपद समीकरण यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब जानते ये हैं कि इस समीकरण का कैसा हल होता है, कैसे हम लोग हल करते हैं, कितना सॉल्यूशन होता है, क्या एक सॉल्यूशन होता है, क्या सॉल्यूशन अनंत सॉल्यूशन होता है, कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है ना, इसमें वास्तविक संख्या वगैरह वगैरह सब पे क्या कंडीशन होता है, तो इन सब बारे में देखते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है वो सब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो युगपद समीकरण है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कितने प्रकार का संभव है। तो यहाँ पर आपके सामने है, अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, यानी कि युगपद समीकरण का जो हल है, वो आपका 3 4 केसेस में संभव है। कि ऐसा संभव हो सकता है कि केवल एक हल हो, केवल एक हल हो, यानी युगपद समीकरण का केवल एक सॉल्यूशन हो। इसको आप सिंपली ये भी कहते हैं अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो सकता है, तो केवल एक हल हो सकता है। ये दूसरा में क्या हो सकता है, तो अनंत हल हो सकता है, अनंत हल।
यानी कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, यानी नो सॉल्यूशन, हल संभव नहीं हो, नो सॉल्यूशन। यानी युगपत समीकरण में क्या संभावनाएं है, तो युगपत समीकरण में संभावना ये है कि एक सॉल्यूशन हो, अनंत सॉल्यूशन हो, या फिर सॉल्यूशन हो नहीं हो। अब हमारा ये कहना है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि कब इसका एक हल होगा, कब इसका अनंत हल होगा, और कब इसका हल संभव नहीं होगा। तो बारीकी से चीजों को सीखते हैं। ये जो आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, ये जो आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण का कितना हल संभव होगा कितना नहीं, ये हम लोग बारीकी से देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आप सिंपली एक काम करो कि a1 बट्टा a2 का वैल्यू निकालो, b1 बट्टा b2 का वैल्यू निकालो। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इस समीकरण का केवल एक हल संभव होगा। a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, तो केवल एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अनंत हल होने के क्या शर्त है, तो आप देखो क्या करोगे। इससे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं जस्ट करवाऊंगा, इससे बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि इसका क्या होगा, तो आप देखो, अगर a1 बाई a2 का वैल्यू निकालो, b1 बाई b2 का वैल्यू निकालो, और c1 बाई c2 का वैल्यू निकालो। अगर ये तीनों ही आपस में बराबर है तो अनंत हल संभव है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो अनंत हल संभव है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हल कब संभव नहीं है, तो आप a1 बाई a2 निकालो, आप b1 बाई b2 निकालो, और c1 बाई c2 निकालो। अगर ये दोनों बराबर है, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, मगर ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो अनंत, तो एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों ही क्या है, एक तरह का, ये तीनों ही एक तरह का कंडीशन है, एक शर्त है कि कब कौन सा हल होगा और कब कैसा हल होगा। इसके लिए ये क्या है, तो शर्त है, कंडीशन है। और बीपीएससी लास्ट टाइम पूछा था कि अनंत हल होने की क्या शर्त है, तो ये अभी आप जस्ट मैं दिखाता हूं। ठीक है। क्या आप ये याद कर पाओगे कि एक हल कब होगा, जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के। अगर तीनों ही बराबर है तो अनंत हल होता है, और अगर हल संभव नहीं हो कब होगा, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। अच्छा, मैं थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेकर के ना आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे हो गया। अगर आप ग्राफ को, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनेगा ग्राफ, ये तो आप जान ही रहे हो, तो लीनियर इक्वेशन अगर ग्राफ बनेगा तो ग्राफ हम लोग बना के देखते हैं कि अगर दोनों समीकरण का एक साथ ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ से आप थोड़ा सा मेमोराइज कर पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे एक हल होता है, कैसे अनंत हल होता है, कैसे सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जानते होंगे कि कोई भी ग्राफ एक दूसरे को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उसका कॉमन सॉल्यूशन होगा, या फिर जितना बार टच करे तब भी सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर कोई ग्राफ आपस में ना कट करे और ना टच करे तो उसको बोलते हैं कि कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो अगर केवल एक सॉल्यूशन हो ना, तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा। समझ पा रहे बात आप क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब भी एक सॉल्यूशन होना होगा तो ये ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा। और आप जानते हैं कि जितना बार प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा तो उतना सॉल्यूशन है। तो यहां पर आप देखोगे कि कितना बार यहां पे कट किया है, एक बार, इसीलिए कितना सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, यानी एक हल होता है। ठीक है, एक हल होता है। और यहां पे कितना है, अनंत हल। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं कहूं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये है पहला ग्राफ, ये है कौन सा, पहला ग्राफ।
ओके, और आपसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है दूसरा ग्राफ। दोनों ही ग्राफ क्या है, तो दोनों ही ग्राफ सेम प्लेस पे है। दोनों ही ग्राफ क्या है, सेम प्लेस पे है। मैं आपको दिखाऊं, ये आपका व्हाइट वाला ग्राफ हो गया, और ये आप देखो तो ये आपका येलो वाला है। तो ये व्हाइट वाला है, ये पहला ग्राफ है, और जो येलो वाला है ये दूसरा ही ग्राफ है। और ये दोनों ही ग्राफ क्या कर रहा है, एक बार नहीं बल्कि इनफाइनाइट बार टच कर रहा है। कट तो नहीं कर रहा है, पर इनफाइनाइट बार टच कर रहा है। अगर इनफाइनाइट बार टच करता है, इसका मतलब होगा कि अनंत सॉल्यूशन होगा। कितना हल संभव होगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी अनंत हल सॉल्यूशन है। अगर कट किया तो एक हल, और अगर टच किया तब भी एक हल, मगर इनफाइनाइट बार टच किया हुआ है इसमें, तो कितना हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। और अगर हल संभव नहीं है तब कैसा ग्राफ बनेगा, तो तब ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के समांतर में बनेगा। समांतर में बनने से क्या हो गया, ना तो टच किया और ना ही कट किया, तो यहां सॉल्यूशन संभव है क्या, तो नो सॉल्यूशन, यानी हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है। यहां पर कैसा है, इसको बोलते हैं, दोनों ही लाइन कैसा है भाई, तो ये आपका समांतर है। समांतर रेखाएं हैं। इस रेखा को क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो संपाती। संपाती रेखाएं, इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। प्रतिच्छेदी लाइन, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इंग्लिश में इसको बता दूं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, कोइंसाइडिंग लाइन, है ना। इसको क्या बोलते हो आप, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि कोई लाइन पैरेलल कब है, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो पैरेलल होने कंडीशन क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। कोई पूछे कि कोइंसाइड करने के लिए, संपाती होने के लिए क्या शर्त है, तो a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2 है। अगर कोई पूछे कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या कंडीशन है, तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ जो अभी आप पेज देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3-4 कंसेप्ट है कि कब दो रेखाएं का ग्राफ जो है, हमने जो इक्वेशन लिया था, कब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा, और हमने जो युगपत समीकरण लिया था उसका सॉल्यूशन एगो कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, और कल हल संभव नहीं हो उसके लिए क्या शर्त है। तो यहाँ पर ढेर सारे कंसेप्ट है और ढेर सारे यहाँ पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का, इसलिए ढंग से मेमोराइज कर लीजिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप मेमोराइज कर लें। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे हम लोग देखते हैं, कभी कभी एक छोटा सा बात पूछा जा सकता है कि ये जो सिस्टम है ना, अभी जो आपने लिखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब है और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है। तो ये छोटा सा बात है जिसको हम लोग जान लेते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और एक क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो कोई भी ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if it have at least a solution। अगर केवल एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और पूछे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या क्या होता है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन,
तब उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने लिखा था ना, इसमें सिस्टम कैसा है, पहला कंडीशन के लिए किस तरह का सिस्टम है, सिस्टम का नेचर क्या है। हाँ, आपसे पूछ रहा हूं क्या कि नेचर ऑफ सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में बताइए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आप देखो कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन भी हो गया तो क्या कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें कितना सॉल्यूशन है, इसमें अनंत सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, तो यहां का भी सिस्टम जो है ये आपका कहलाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका एक भी नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यही होता है कि अगर कल को इतना थोड़ा सा बात पूछ ले कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है और कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन है, कम से कम मतलब एक सॉल्यूशन हो जाए, दो सॉल्यूशन हो जाए, तीन सॉल्यूशन हो जाए, अनंत सॉल्यूशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अगर मैं सीखूं कि हल करने की कितनी विधियां हैं द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो कुल मिला के 5 विधि है। हालांकि हम लोग को पांचों विधि से कोई लेना देना नहीं है, एक विधि मुझे अच्छे से आना चाहिए, तो मेरा फोकस सिर्फ एक विधि पे होगा। अच्छा, जो बीपीएससी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मैं पहले करवाता हूँ, अभी जस्ट जो पूछा गया था पहले वो कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना मान संभव होगा, इन सब के अलावा मैं और भी क्वेश्चन करूंगा, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि इसका अनंत हल संभव हो, इसके लिए के का मान कितना होगा। तो अब देखो, आप अभी जो इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। तो -24 को मैं इधर ले आया, और यहां भी कोशिश कीजिए हमेशा चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब अनंत हल होने के शर्त कितने थे, वो अगर किसी को याद है तो जरा मुझे बताइए। तो अनंत हल होने के शर्त कितना है, तो ये शर्त है आपका कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। अगर ये तीनों बराबर है तभी हम लोग कहते हैं कि इसका अनंत हल संभव है। अच्छा, अगर आप कंपेयर करो तो ये वैल्यू किसका आता है, a1 का, यहां से लेकर यहां तक a1 का, ये b1 का, ये c1 का, ये a2 का, ये b2 का, और ये c2 का। ओके, तो यहां से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख लिए, तो यहां कितना हो जाएगा 3 इंटू के -1। a2 कितना है भाई आपका 15, b1 कितना है 4, और b2 कितना है 20, c1 कितना है -24, और c2 कितना है -8 इंटू के +13। और आप इसको सॉल्व करिए, तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 से ये कट जाएगा आपका 5, सो k -1/5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3/k +13। इन दोनों को साथ में लेकर के अगर हम सॉल्व करते हैं तो k -1/5 इज इक्वल टू 1/5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, k -1 इज इक्वल टू 1, सो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोनों से ना कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर आप दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हो तो यहां से 1/5 इज इक्वल टू 3/k +13, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो k +13 इज इक्वल टू 15 है, सो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 - 13, नाउ k इज इक्वल टू 2। अब देखो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन आ गया ना, इसका मतलब k का वैल्यू 2 अगर आ जाए ना तो इस समीकरण का अनंत हल संभव है। ये बीपीएससी क्वेश्चन था, सो ऑप्शन कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर है, अगर आपको वो कंडीशन मालूम हो। अब मैं डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन करता हूं, जिससे पहले तो ये पहचानो कि कब जो है समीकरण का अनंत हल होगा,
कब एक हल होगा और कब जो है इनफाइनाइट हल होगा। जैसे मैं यहां पर अगर क्वेश्चन लूं, बस इतना सा बात पूछूं कि ये जो दोनों समीकरण आपके सामने हैं, ये जो दोनों समीकरण आपके सामने हैं, आप मुझे बताओ कि इसका सॉरी कितना हल संभव है, मुझे ये बता दो आप। तो आप देख लो, A1 के स्थान पे कितना है 2, B1 के स्थान पे कितना है 4, C1 के स्थान पे कितना है 3, उसी प्रकार से A2 के स्थान पे कितना है तो 8, B2 के स्थान पे कितना है तो 16, C2 के स्थान पे कितना है तो 1। सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालने। अब आप क्या करो, अब आप A1 बाई A2 का वैल्यू निकालो, तो 2/8 कितना हो जाएगा ये 1/4। फिर आप B1 बाई B2 का वैल्यू निकालो, 4/16 कितना हो जाएगा ये 1/4। फिर आप C1 बाई C2 का वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 3/1। और आप गौर करके देखो इन तीनों से, तो आपको दिखेगा कि A1 बाई A2 का जो वैल्यू है ये B1 बाई B2 के बराबर तो है, मगर ये बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। तो अगर ऐसा हो तो ये वाला शर्त किसके लिए था, एक बार पीछे पलट के आपको दिखाता हूं। वाला शर्त किसका है, तो हल संभव नहीं होने का या फिर दोनों ही लाइन समांतर होने का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये दोनों ही तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं अगर पूछ दूं कि आप बताओ कि ये दोनों समीकरण में कितना हल संभव है, तो मैं कहूंगा कि एक भी हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। ठीक है, पहला चीज ये पूछ सकता हूं। दूसरा पूछ सकता हूं कि आप मुझे बताओ कि इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा कि संपाती बनेगा कि प्रतिच्छेदी बनेगा। तो आपको जस्ट दिखा होगा कि इसमें क्या बनता है, पैरेलल बनता है, यानी कि समांतर बनता है, समांतर लाइंस होता है। तीसरा अगर मैं पूछूं कि इस समीकरण का, नहीं, ये जो सिस्टम है ये किस तरह का है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप यहां पर देख रहे हो एक भी हल संभव नहीं है, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में ये तीनों संभावनाएं हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक बार आप पुनः देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि स्ट्रीम्ड क्वेश्चन है 3x + 4y + 7 = 0, 6x + 8y + 14 = 0। पुनः वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप A1 B1 C1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है। A2 B2 और C2 का वैल्यू ये 6 है, ये 8 है और ये 14 है। ओके, अब आप क्या करिए कि A1 बाई A2 का वैल्यू निकालिए, 3/6 कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। B1 बाई B2 का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 4/8, यानी ये 1/2 हो जाएगा। और आप C1 बाई C2 का वैल्यू निकालिए, 7/14, ये भी 1/2 हो गया। अब देखो गौर करके ये तीनों ही क्या आ गया, इक्वल आ गया, सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। और अगर ये तीनों बराबर है तो अब आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ कि इस समीकरण का कितना हल संभव है। ये तीनों जब बराबर होता है तो कितना हल संभव होता है, सो अनंत हल संभव है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। दूसरा, अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आप मुझे बताओ कि दोनों जो ग्राफ बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, तो समपाती बनेगा, यानी कि कोइंसाइड कर रहा होगा। अब मुझे बताओ कि इस सिस्टम को आप क्या नाम दोगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो चूंकि अनंत संभव है, अनंत हल संभव है, इसीलिए इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से आप देख पाओगे कि अगर मुझे शर्त याद है तो बड़ी आसानी से हम ये बता पाते हैं कि ग्राफ किस नेचर का बनेगा, सिस्टम किस नेचर का होगा और सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। ओके, अब यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसी टाइप का मैं पुनः एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको शर्त याद है तो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पूछा है कि K तथा H का मान ज्ञात करें जिसके लिए 5x + KY + 3 = 0,
10x प्लस 2y प्लस h बराबर 0 के अनंत हल हो। अनंत हल होने के लिए k और h का मान क्या संभव है? अब देखो जरा इस समीकरण में a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है k के बराबर, c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, c2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है h। अगर अनंत हल हो, चूंकि कितना हल लिखा हुआ है, इसका अनंत हल संभव है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर अनंत हल है, इसका मतलब स्पष्ट है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। और अगर ये तीनों बराबर है तो जरा आप वैल्यू रख के देखिए। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 5/10 इट इज इक्वल टू k/2 इट इज इक्वल टू 3/h। ठीक है, अब आप क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करिए। तो 5/10 इट इज इक्वल टू k/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, सो 1/2 इज इक्वल टू k/2। ये 2 और 2 कट जाएगा, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो k का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सो एंड 5/10 इट इज इक्वल टू 3/h, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो h का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। यानी कि अगर k का मान 1 हो जाए और h का मान 6 हो जाए तो इस समीकरण का अनंत हल संभव होगा, अनंत हल संभव होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा ट्रिक सिखाता हूं जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे बिना किसी कंडीशन लगाए कि दोनों समीकरण जो है कब समपाती होगा और कब पैरेलल होगा। जरा आप ध्यान से देखिए, जैसा मैं कि क्वेश्चन ही कर रहा हूं, बस अब ये ध्यान दो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक समीकरण है x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 और एक है आपका 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 और यह है आपका 9x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0। ये दो समीकरण है और आपको कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि इसका जो ग्राफ है कब समपाती बनेगा, कब समांतर बनेगा या प्रतिच्छेदी बनेगा। समझ रहे, मैं ऑप्शन दे रहा हूं ऐसे कि ये पैरेलल होगा, ये कोइंसाइड करेगा, इंटरसेक्टिंग होगा या नन ऑफ दिस। दोनों में यही पूछा हूं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, सेम टू सेम। तो आप गौर से देखो, आप देखोगे कि एक समीकरण से दूसरे समीकरण में जाना बहुत ही आसान है। ये अगर समीकरण 1 है, ये अगर समीकरण 2 है, तो आप ध्यान से देखो, अगर समीकरण 1 में मैं 2 से गुना कर दूं ना तो बड़ी इजीली ही आपको समीकरण 2 मिल जाएगा। और अगर समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर दूसरा समीकरण मिल जाता है तो उस समीकरण को कहते हैं कोइंसाइड करना, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर आप ये जो समीकरण 1 है, अगर ये समीकरण 2 है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं 3 से गुना करूं तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये तो बड़ी आसानी से आ गया। अच्छा, अगर ये 3 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया दोबारा से। अच्छा, मैं थोड़ा सा बदल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप 4 पुट कर लो तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले समीकरण में तो इतना पोर्शन बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा, मगर ये जो चीजें हैं ना कांस्टेंट टर्म वाला, ये अलग है। अगर ऐसा लगे कि जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई का ये तो बड़ी आसानी से आ गया मगर कांस्टेंट टर्म नहीं आया, तो हमेशा ही ये क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण प्राप्त करने के लिए अगर आप कोई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और अगर समीकरण आ जाता है तो आराम से उसको बोलते हैं कि ये कोइंसाइड नेचर का है, यानी समपाती है। और अगर
केवल कोफिशिएंट आ जाता है मगर कांस्टेंट टर्म नहीं आता है, तब कहते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे बिना किसी कंडीशन के। अब मैसेज सीन को क्लास रिशेड्यूल कर लेते हैं। वाला रैखिक समीकरण, उसके सॉल्यूशन, उनके ग्राफ। दो चर वाला रैखिक समीकरण, उनके सॉल्यूशन, उनके ग्राफ। फिर हमने क्या पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उनके हल कितने टाइप का हो सकता है, उनके ग्राफ की प्रवृत्ति क्या है, ये दो नेचर पढ़ा। लेकिन अभी तक हमने जो मेन चीज नहीं पढ़ा वो कौन सा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि कितने तरीके से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो कुल मिला के आपका 5 मेथड है सॉल्यूशन का। एक को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है तुलनात्मक विधि, तीसरा होता है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण को आप विलुप्तीकरण भी कहते हैं, लुप्तीकरण ये भी कहते हैं, लुप्तीकरण मेथड। वज्र गुणन विधि, और पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि। अगर इंग्लिश में कहूं तो प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तुलनात्मक विधि को बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, तीसरा लुप्तीकरण विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, वज्र गुणन विधि को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और पांचवा जो है वो है अनुपात निर्णय विधि, उसको बोलते हैं आप रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अब अपने को क्या है कि क्वेश्चन ना सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए सबसे इजी है वो है आपका कंपैरिजन मेथड, सॉरी ये लुप्तीकरण विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो हम जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना वो एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, मगर थोड़ा बहुत आइडिया मुझे बताना चाहिए वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो इन दो मेथड पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। पर आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करें। मैं 2 4 10 टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और बारीकी से सॉल्व करता हूं एलिमिनेशन मेथड से। ओके, मेथड या लुप्तीकरण विधि में आप बेसिक अप्रोच क्या करते हो ये मैं आपको समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसे समझाना आपको बड़ा आसान रहेगा। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि x प्लस वाई का वैल्यू ना 8 है और x माइनस वाई का जो वैल्यू है ये आपका 2 है। ये हमने दो छोटा सा एग्जांपल लिया। अब देखिए लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण, इसका मतलब होता है लुप्त करना। लुप्तीकरण इसीलिए तो इसका नाम है लुप्ती करना। इलिमिनेट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिमूव करना, रिमूव करना यानी हटाना, नहीं, इसको बोलते हैं आप इलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है इन दोनों समीकरण में, कुछ ऐसा करना है दोनों समीकरण में, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करो चाहे आप डिवाइड करके करो, कुछ भी ऐसा करो और फिर जोड़ो या घटाओ कुछ इस तरह से कि इन दोनों समीकरण यानी दोनों वेरिएबल x और y में से कोई एक जो है वो इलिमिनेट हो जाए, या तो x इलिमिनेट हो जाए या फिर y इलिमिनेट हो जाए। तो हमारी कोशिश यही रहता है एलिमिनेशन मेथड में कि किसी एक को लुप्त कर देना है, विलुप्त कर देना है, हटा लेना है, उसको रिमूव कर देना है। तो अगर मैं इसके लिए आप जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, कुछ गुना कर सकते हैं दोनों तरफ, डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो फिलहाल मैंने इतना आसान सा क्वेश्चन लिया है कि इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंपली ऐड कर लो, क्या कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10 और x का वैल्यू हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया।
x का वैल्यू 5 आ गया। अब ये जो 5 है ना, इन दोनों समीकरण में से किसी में भी पुट करिए, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। x का वैल्यू आपने कितना निकाला, 5, तो 5 प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, और इस तरह से y का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 5 का मतलब 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन दोनों का योगफल 8 है क्या। तो आप देखो इन दोनों का योगफल 8 है। क्या इन दोनों को घटाने पर आपको 2 मिलता है, यस, इन दोनों को घटाने पर आपको 2 मिलता है, यानी कि वेरीफाई हो गया। तो इन छोटे से एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया कि अगर इलिमिनेशन मेथड लगाना हो तो दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आप इलिमिनेट करते हैं। उसके लिए आप जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ कुछ कुछ घटा सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं, यानी गुना या भाग करके फिर जोड़ते हैं या घटाते हैं, ताकि कोई एक वेरिएबल क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं जिसको आपको इलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है। बहुत लंबा। तो अगर आप यहां पर ध्यान दो तो यहां को x माइनस वाई को रिमूव करना ज्यादा इजी है। x माइनस वाई को रिमूव करना ज्यादा इजी है, तो हम यहाँ पर x माइनस वाई को माने वाले टर्म को रिमूव करेंगे। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। इन दोनों समीकरण में एक काम करते हैं कि यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद आप दोनों को ऐड करना। हमेशा ऐड ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐड करते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि आपको ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो अभी फिलहाल ऐड करने से हमारा x माइनस वाई वाला टर्म कट जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 9/x प्लस वाई, और यहां मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये तो कट ही जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 चौके 32, यानी यहाँ पे 32 हो गया। ओके, ये दोनों ऐड करते कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। और इन दोनों में अगर हम ऐड करें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 9। और इस तरह से x प्लस वाई का जो वैल्यू है ये आपका 25 डिवाइडेड बाई 98 आ गया। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और इस समीकरण का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। तो मैं यहाँ समीकरण 1 में रखता हूं, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू 12। मैं ये वैल्यू पुट कर दिया हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया। ठीक है, उलट गया वहां पर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 3 24 का 4 कैरी 2 9 27 2 29 294 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4 बाई एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू 12। अब मैं ये करता हूं कि इसको यहां से x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 294 कितना आया था, 294 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 294 माइनस 25 दूना 50 का 0 25 5 30, यानी कि 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा आपका -6 डिवाइडेड बाई 25 इट इज इक्वल टू 4 बाई एक्स माइनस वाई। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लेता हूं, और यहां से आप आराम से x माइनस वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -50 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम x माइनस वाई का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लिए। ये आपका कितना हो गया, समीकरण 4 हो गया। अच्छा, समीकरण 3 कितना आया हुआ था, तो समीकरण 3 आपका आया हुआ था 25/98। ये है समीकरण 3। अब क्या करना है, पुनः से इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। अभी सॉल्व फाइनल आंसर नहीं आया था,
इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों तो पहले जैसा क्वेश्चन की तरह हो गया। आप इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर, इनको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये मैं पहले लिख ही लेता हूँ, 25 डिवाइडेड बाई 98 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ आप देखो तो मैंने x को सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर के। ये बहुत बड़ा डेटा आ गया है, कुछ शायद एरर भी हो सकता है, एक बार आप चेक कर लें कैलकुलेशन। काफी बड़ा डेटा आ गया है, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। एक बार आप चेक कर लेना कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, क्योंकि काफी बड़ा आंसर आया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड को लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि थोड़ा सा हम लोग वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जानेंगे, तो वो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एप्लीकेशन उसके तरह एप्लीकेशन आपको दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा सा आइडिया हम लोग उसका भी लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दो इक्वेशन ले लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूं, तो सबसे पहले आप क्या करना है कि जो भी समीकरण दिया हुआ है वहां से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख लेना है। फिर क्या करना है आपको कि यहाँ पर b1 फिर b2 फिर c1 c2 फिर ये a1 a2 और फिर ये b1 b2। याद रखिएगा, अगर आपको सीखना है तो इसी पैटर्न में रखिएगा, नहीं तो आप भूल सकते हैं। तो क्या करना है कि b1 से शुरू करना है, b1 b2 शुरू करना है और b1 b2 पे लास्ट करना है। ये जो चारों वैल्यू है ना, इससे आपको x का वैल्यू आएगा। ये चारों मिला के आपको y का वैल्यू लिखना है और ये चारों मिला के आपको एक कांस्टेंट लिखना है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि आप क्या करें, तो आप लिखो यहाँ पर x, फिर डिवाइडेड बाय, फिर आप लिखो y, फिर डिवाइडेड बाय और फिर 1 और डिवाइडेड बाय। इस तरह से इसको अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि आप देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं पहले x का लिख के दिखाता हूं। तो यहां पे हो जाएगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1। अब इस मेथड में जो सबसे बड़ी गलती होती है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए बताता हूं, अब वो आप ध्यान याद रखें। जैसे मैं ये वाला जो लाइन लिखता हूं, इसमें जो भी एरो आएगा ना, उस एरो का नाम दे देना आप फर्स्ट वाला एरो, और यहाँ पे इसके कारण जो एरो आएगा ना, उसको आप नाम दे देना सेकेंड एरो। और आपको क्या करना है हमेशा ही कि फर्स्ट एरो में से सेकेंड एरो को सब्ट्रैक्ट करना है। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट एरो में से सेकेंड एरो को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। अब जैसे कि आप यहां पर गौर करो, तो यहां पे एक एरो बनेगा, यहां पर एक एरो बनेगा। इस बार फर्स्ट वाला एरो कौन सा है, C1A2, तो ये हो जाएगा आपका C1A2 माइनस C2A1। और अगर आप नेक्स्ट वाले में देखो कि नेक्स्ट वाला में कौन सा है, तो नेक्स्ट वाले में ये आपका एरो 1 बनेगा, ये एरो 2 बनेगा। समझ रहे हैं, ये हमेशा 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, यहाँ ये 1 बनेगा और ये 2 बनेगा। 1 में से 2 को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। और किसी दो को आप साथ में लीजिए और सॉल्व करने पर x का वैल्यू आपका b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 होना चाहिए। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये दोनों ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं जिससे कि आप ये समझ सको। एक काम करता हूं कि पीछे जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, उसी का कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाता हूं ताकि आंसर को वेरीफाई भी कर सके। 3x प्लस 4y बराबर 25, x माइनस वाई बराबर -1। ओके,
3x प्लस 4y। कितना क्वेश्चन दिया हुआ था? क्वेश्चन दिया हुआ ये है कि 3x प्लस 4y बराबर आपका 25 था और शायद x माइनस वाई का वैल्यू -1 था। इसको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन। तो सबसे पहले तो यही काम करिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस 25 इट इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है अगर ना गिवन हो। फिर यहां से आप क्या करिए तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू ले आइए। a1 3 है, b1 4 है, c1 -25 है, याद रखिएगा साइन के साथ। a2 1 है, b2 -1 है ना, और आपका c2 जो है ये भी 1 है। अगर a1 b1 c2 और a2 b2 c2 ये तीनों वैल्यू आ जाए तो मैंने क्या कहा आपको पहले क्या करना है कि b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2 इसी तरीके से चीजों को अरेंज करना है। तो मैं ये अरेंज नहीं कर रहा, मैं वैल्यू डायरेक्ट अरेंज कर रहा हूं। इस तरीके से करना है तो मैं अरेंज करता हूं। b1 कितना है आपका 4, ये कितना है -1, फिर आपका ये है -25, ये आपका कितना है 1, फिर ये आपका 3 और फिर ये आपका 1 और फिर 4 ये -1। इस तरह से क्या करना था? अरेंज करना था। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू को अरेंज कर लिया। फिर हमने क्या कहा था कि इन चारों वैल्यू से आपको x आएगा, इन चारों वैल्यू से आपको y आएगा और इन चारों वैल्यू से कांस्टेंट को जो नीचे लिखते हैं वो वैल्यू आएगा। फिर आप क्या करें x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय एंड कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय। फिर आप क्या करिए एरो वाला सिस्टम लगाइए। तो ये आपका एक एरो यहां बनेगा, एक एरो यहां बनेगा, फिर नेक्स्ट एरो यहां बनेगा और ये नेक्स्ट एरो बनेगा, फिर ये वाले नेक्स्ट एरो बनेगा, फिर ये वाले नेक्स्ट एरो बनेगा। और इसमें जो एरो आया रहेगा उसको आप मान लेना है एरो 1 और इसमें जो आएगा वो बनेगा एरो 2। हमेशा ही आपको एरो 1 माइनस एरो 2 करना है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए -25 गुना -1 ये हो जाएगा 25, घटाने पर आपका कितना हो जाएगा 25 ही रहेगा। इन दोनों में से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -25 और ये आपका हो जाएगा 3। इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -3 और -4। ये कितना हो गया x डिवाइडेड बाय -21 बराबर y डिवाइडेड बाय -28 बराबर ये आपका 1 डिवाइडेड बाय -7 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -21 बाय -7, ये कितना आ गया 3। और अगर उन दोनों को सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा -28 बाय -7, ये आपका 4। अब देखो उस मेथड से कितना आंसर आया हुआ था, मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिया था 3 और 4। आप देख लो दोनों ही मेथड से कितना आंसर आ गया? सेम आंसर आ गया 3 और 4। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो चीजें है ना ये समझिए आपका ट्रिक है और इससे थोड़ा फायदा होता है कि कौन सा एरो में से कौन सा एरो घटाएंगे। तो ऑलवेज ही फर्स्ट एरो माइनस सेकेंड एरो हम लोग करते हैं, इससे थोड़ा सा गलती आपका कम हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड सारी बातों को कंप्लीट कर लिया है इन अ सिंगल वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप कमेंट करें या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूट्यूब पे आपको चैनल पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।